आज के प्रथम प्राकृतिक खेती पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संगोष्ठी में हम सब के बीच में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, यहाँ पर उपस्थित गुजरात व अन्य राज्य के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और करोड़ों की संख्या में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का मैं आज स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस संगोष्ठी का आयोजन प्राकृतिक खेती के प्रयोग को ज्यादा आगे तक पहुंचाने के लिए और उससे होने वाले सभी लाभों का किसानों को ठीक ढंग से परिचय हो, इसलिए किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगोष्ठी के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ही पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती, कुदरती खेती को किसान अपनाए, इसके लिए एक मुहिम को गति देने का निश्चय भी किया है और एक अपील भी की है। और परिणाम है कि देश भर में लाखों किसान आज प्राकृतिक खेती को धीरे धीरे अपना रहे हैं। इसके लाभों से लाभान्वित होते देखकर अनेक किसान इसके प्रयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शायद आजादी के बाद पहली बार देश में जीडीपी में कृषि का जो योगदान है उसको सार्थक तरीके से बढ़ाने की एक पहल किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई ने की थी। सालों से जीडीपी का एक हिस्सा कृषि उत्पादन रहा ही है, मगर कृषि उत्पादन के माध्यम से भी जीडीपी बढ़ सकता है और एक वैज्ञानिक तरीके से जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनाया जा सकता है और किसानों की समृद्धि के लिए भी काम किया जा सकता है। उसका उदाहरण पूरे देश में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी देश गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब हुआ और कई सालों तक 10% ग्रोथ, कृषि ग्रोथ रेट को बरकरार करते हुए गुजरात ने उसको सफलतापूर्वक किया। अनेक प्रयोग किए गए। कृषि महोत्सव के माध्यम से एक्सटेंशन की सारी गतिविधियों को किसान तक पहुंचाया। किसान को तहसील की ऑफिस या जिले की ऑफिस में जाने की बजाय तहसील की ऑफिस और जिले की ऑफिस गांव में पहुंचे, सारे लाभ उसके गांव में बैठकर मिले। इस प्रकार के प्रयोग किए। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया। गुजरात जैसे प्रदेश में इरिगेटेड लैंड को कई गुना माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बढ़ाने का काम किया। पानी जितना था इतना ही था, परंतु उसका उचित उपयोग कर वैज्ञानिक रूप से उपयोग कर अनेक गुना सिंचाई को बढ़ाया और 10% का कृषि का ग्रोथ रेट 10 साल से ज्यादा समय तक बनाए रखने का एक कह सकते हैं रिकॉर्ड नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ है। आज उन्होंने 2019 से देश भर के किसानों को एक अपील की है कि प्राकृतिक खेती को किसान अपनाएं। हम जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं इससे भूमि की उत्पादकता तो कम होती है, जल संग्रहण की शक्ति भी कम होती है और साथ के साथ जो हमारे खाने पीने की चीजें कृषि उत्पाद के रूप में उत्पादित होती है वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो सालों पुरानी अपनी पारंपरिक खेती को, प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने का एक बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने लिया है और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों को अपील कर इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने का आह्वान किया है। और जैसा कि हर चीज में होता है, मोदी जी किसी चीज का आह्वान करते हैं तो आह्वान मात्र से वो चीज वहां पर रुकती नहीं है। इसके लिए वो कार्य योजना बनाते हैं,
कार्य योजना को बारीकी से, सूक्ष्मता से वो खुद डिजाइन करते हैं, इसका मॉनिटरिंग करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक, खेत तक हो, इसकी चिंता भी करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा है। मित्रों, देसी गाय के, एक ही देसी गाय से 30 एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती हो पाए, 1 रुपये का भी खाद या कीटनाशक का उपयोग न करना पड़े, इस प्रकार का जो प्रयोग आचार्य देवव्रत और बाकी बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ा है, इसको बल देने का एक काम है। देसी गाय का गोबर, उससे बना जीवामृत वो केचुए बनाता है और केचुआ वैसे खाद की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एक केचुआ खाद बनाता है जितना, इतना शायद कोई यंत्र भी नहीं बनाता। केचुए को पुनर्जीवित करने का ये जो अभियान है, जिसके कारण जमीन की जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ेगी और एक कुदरती खाद जो केचुए के माध्यम से आता है, उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, खर्च भी खेती पर कम होता है, भूगर्भ जल संचित होता है और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने के लिए जो शरीर को हानि नहीं करती है, ऐसी मिलती है। और ये देश और दुनिया में आज की मांग है कि ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ही भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आजादी के 75 साल तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना नहीं की है। मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और करोड़ों गांव वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय स्थापने की पहल की, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है। फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। देश में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, इसलिए किसान इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के उसको उचित दाम मिले और उसका जो विश्व का बाजार है, इसको भारत के किसान के लिए उपलब्ध करा जाए, एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए और विश्व के बाजार में वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के साथ उन तक पहुंचाने का काम हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास कर रहा है कि देश भर के अंदर हम इस प्रकार की लेबोरेटरी का एक जाला बुने, जो देश की भूमि का परीक्षण भी करेगी, ऑर्गेनिक भूमि में रासायनिक खाद नहीं, इसका सर्टिफिकेशन भी करेगी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन करेगी, जिससे किसान को ज्यादा भाव मिल सके, ज्यादा दाम मिल सके। अमूल और कुछ अच्छे सहकारी संगठन इस जो हमारा एक विचार है, इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लेबोरेटरी के माध्यम से भूमि और उपज दोनों का जब सर्टिफिकेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा होगा, उसको और बल मिलेगा। उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी चल रही है। मुझे भरोसा है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 राज्य के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले सभी किसानों के लिए हम मार्केटिंग की एक चेन खड़ी कर पाएंगे और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमूल के तत्वाधान में हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित है। मुझे भरोसा है कि आपकी उपस्थिति से ये प्राकृतिक खेती का जो अभियान है उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि आपके शब्द पर देश का किसान भरोसा करता है, आपकी बात पर देश का किसान भरोसा करता है और वो मानता है कि कई सालों के बाद 2014 से देश की अर्थव्यवस्था में किसान को केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास आपकी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके कारण
किसान का जो भरोसा बढ़ा है, आपकी उपस्थिति इस प्राकृतिक कृषि के प्रयोग को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी और उसको बढ़ावे में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ उपस्थित है, वो भी हमसे बात करने वाले हैं। देवव्रत जी ने बहुत सालों से ये प्रयोग, जब वो गुरुकुल के आचार्य थे तब से किए हैं और सफल प्रयोग किए हैं और परिणाम मैंने भी उनके गुरुकुल पर जाकर खुद देखे हैं। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटी ने भी इस पर संशोधन और बहुत सारे डेटा उपलब्ध करा चुके हैं और जहां जहां वो गए, हिमाचल गए तो हिमाचल में और अब गुजरात में लाखों किसानों को उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं सभी की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को जो अपील की है कि हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताए कि मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो रोग होने लगे हैं वो रोगों से हम मुक्ति पाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखे और किसानों को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में हम योगदान करें। मैं फिर से एक बार ये विचार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आभार माननीय गृह मंत्री महोदय आपका। गुजरात विकास का रोल मॉडल तो है, अब प्राकृतिक कृषि जीरो बजट फार्मिंग से देश की अगुवाई करने भी सज्ज हो रहा है और यह सज्जता में निरंतर प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्तित्व जो स्वयं प्राकृतिक खेती के अनुभव ज्ञान के धनी हैं, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी। आपके मार्गदर्शन में गुजरात का डांग जिला 100% प्राकृतिक खेती युक्त जिला बना है। आपसे अनुरोध है, आप अपने अनुभव ज्ञान से हमें अनुग्रहित करें। ओम अक्षयर्मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम शांति। विकासोन्मुखी नूतन चिंतन और दृढ़ इच्छा के धनी हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अहर्निश सक्रिय भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री भारत, माननीय मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिक, इस आयोजन में प्रत्यक्ष और आभासी रूप से जुड़े हुए मेरे लाखों लाख किसान भाइयों और बहनों, अभी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम से हम सब के प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के समस्त देश के लोगों से भारत के उत्थान और कल्याण के लिए 3 चीजें मांगी थी। आप हम सबको स्मरण होगा, उनमें प्रथम स्वच्छता, दूसरा सृजन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत। भाइयों और बहनों, मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को समस्त भारत के किसानों की ओर से बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि वो सदैव किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने दी हैं, जिनका वर्णन आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने, आदरणीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जी ने अभी विस्तार से हमारे बीच में रखा है। आज हम सब ने संकल्प लेना है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राकृतिक खेती का हम सब के सामने विचार दिया, उसके सृजन की दिशा में भारत का समस्त वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और किसान बंधु मिलकर भावी भारत के निर्माण में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकल्प के साथ आज आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं स्वयं एक शिक्षक रहा और उसके साथ में किसान हूं। मैंने बचपन में अपने हाथ से हल भी चलाया है, पशुपालन भी किया है, अपने हाथ से खेती करने का मुझे शौक उस समय भी था और आज भी उतना ही बराबर है। आपकी जानकारी के लिए आज मैं वो अनुभव साझा करना चाहता हूं जो लाखों लाखों भारत के किसान इससे लाभ उठा पाए। जो नियम मेरी खेती में हैं, वो भारत देश के हर किसान के भी खेत में है। भाइयों और बहनों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहते हुए 1,500 बच्चे आवासीय रूप से वहां पढ़ते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था हमारे गुरुकुल के 200 एकड़ के फार्म में की जाती है। मैं उसमें 90 एकड़ जमीन में स्वयं खेती कराकर उन बालकों के भोजन, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था कराता था। बाकी जो जमीन थी वो मैंने ठेके पर, लीज पर, भाड़े पर अन्य किसानों को दी हुई थी। एक दिन एक घटना घटी, खेत से मुझे सूचना आई कि आज खेत का अमुक कर्मचारी कीटनाशक का स्प्रे कर रहा था। गर्मी के दिन थे, वो उसके सिर में चढ़ गया और बेहोश होकर खेत में गिर गया। हम अस्पताल में लेके आए। 2-3 दिन बाद वो सामान्य हो पाया। और आप सब किसान इस बात को जानते हैं कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लेकिन मेरे मन में एक विचार उस दिन आया कि मैं जिन बालकों को ये भोजन खिलाता हूं, उनको तो साक्षात रूप से गेहूं, चावल, दाल, सब्जी में कीटनाशक छिड़कवाता हूं। ये कर्मचारी तो उसकी गंध मात्र से बेहोश हो गया। जो कीटनाशक भोजन में डाल करके मासूम बच्चों को मैं दे रहा हूं, तो मैं ये अपराध कर रहा हूं। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं कृषि वैज्ञानिकों से मिला, कृषि विभाग के लोगों से मिला और उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसका विकल्प जैविक खेती के रूप में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। मैंने तुरंत पिट बनाए, उनमें गोबर की खाद डाली, जो केचुआ गोबर खाता आयात किया जाता वो डाला और पूरी विधि से मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। पहले साल 5 एकड़ में मैंने काम किया। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, कीट पतंग सारा खा गए। अगले साल भी मैंने उस काम को नहीं छोड़ा, लगभग 50% मेरे को मिल पाया। तीसरे साल फिर मैंने उसको चलाया, पूरी मेहनत करके लगभग 80% में उसमें कुछ ले पाया। अब मैंने विचार किया कि मेरे पास तो यहाँ 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास 2-3 एकड़ ही जमीन है और वो इस ऑर्गेनिक खेती को करेगा और 3 साल यूं घाटा होगा, तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। इसमें मेरा खर्चा भी कम नहीं हुआ, मेहनत भी कम नहीं हुई, उत्पादन भी कम हो गया। इस चिंता में मैं बैठा था कि मैं वापस रासायनिक की ओर जाऊं, ये तो चलाई जा नहीं सकती। इसी बीच में मेरा परिचय सुभाष पालेकर जी से हुआ, जो प्राकृतिक खेती पर जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जब मैंने उनको अपने गुरुकुल में बुलाया और 500 किसान इकट्ठे किए, 5 दिन का शिविर लगाया, उसमें स्वयं बैठ करके
मैंने प्राकृतिक कृषि की समस्त जानकारियों को जाना और अगले 5 एकड़ खेत लेकर मैंने उसमें प्राकृतिक खेती उस विधि से शुरू की। मुझे बड़ा सुखद अनुभव मिला कि पहले ही वर्ष मैं लगभग उतना ले पाया जितना मैं रासायनिक खेती में करता था और अगले वर्ष उससे भी और अच्छा मेरा अनुभव रहा। फिर मैंने 10 एकड़ में वो खेती शुरू की, उसमें भी ठीक रहा। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी और मेरा उत्पादन जितना रासायनिक खेती में होता था उतना हो गया और इस समय मेरा उत्पादन रासायनिक खेती से भी ज्यादा होना शुरू हो गया। इस बीच में एक घटना और मेरे साथ घटी। जो बाकी मेरे 90-100 एकड़ गुरुकुल की जमीन थी जिसको मैं ठेके लीज पे लोगों को देता था, वो किसान इकट्ठे होके आए और 2017 में जो पिछले 25 साल से खेती को भाड़े पे लेते थे, उन्होंने मेरी खेती छोड़ दी और ये कह करके छोड़ दी कि जी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, हम आपका खेत नहीं लेंगे। मेरी चिंता बढ़ी। मैंने तो उपजाऊ जमीन उनको दी थी और वो कहते हैं इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। तो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट थे, केवी कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया डॉक्टर हरिओम मेरे मिलने वाले थे। उनको मैंने बात समस्या रखी। उन्होंने कहा जी यूं पता नहीं लगेगा, पूरी मिट्टी के सैंपल लेके लैब में भेजेंगे तब पता लगेगा कि भूमि का क्या स्थिति है। सैकड़ों सैंपल हमने लेके यूनिवर्सिटी में भेज दिए। रिपोर्ट आ गई, मेरी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आया। अब मैंने कहा मैं तो साइंटिस्ट नहीं जी, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर हरिओम ने कहा कि वो किसान जो कह रहे हैं आपकी जमीन बंजर हो गई, अब ये वाकई कुछ पैदा करने की स्थिति में नहीं है। आप विचार करो। संपूर्ण भारत देश के किसानों से मैं निवेदन करता हूं, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? उन लोगों ने किराए पे मेरी जमीन ली, उनका उद्देश्य से ज्यादा उत्पादन हो, यूरिया डीएपी कीटनाशक इतना डाला कि उपजाऊ जमीन मैंने दी थी और बंजर मेरे को दे करके चले गए। यही स्थिति पूरे देश की भूमि की हो रही है। कारण कि रासायनिक खेती में यूरिया डीएपी कीटनाशक का प्रयोग, जो जीवाणु जिनकी चर्चा माननीय गृह मंत्री जी ने की, जो केचुआ अर्थवर्म है, वो तो उससे मर जाते हैं, तो वही तो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा करते हैं। तो मेरी जमीन बंजर बना दी। मैंने डॉक्टर हरिओम को कहा अब मैं क्या करूं? उन्होंने भी एक लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना जिंक, इतना पोटास, पूरी लिस्ट। और इस खेत के कुछ अवशेष इसमें काटोगे, कुछ जिंक डालोगे, धीरे धीरे जितने 20-30 साल में ये